शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा टॉप गेमर्स की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के टॉप गेमर्स से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ 7 गेमर्स मौजूद रहे। फिलहाल इस मुलाकात से जुड़ा एक छोटा वीडियो भी शेयर किया गया। इसमें वो मजाक करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि वो रंग कर अपने बालों को सफेद करते हैं। पीएम ने इन गेमर्स के साथ कुछ वीडियो गेम भी खेले। अब पूरा वीडियो शनिवार को सुबह 9:30 बजे जारी किया जाएगा। मैं कलर करके बाल वाइट करता हूँ ताकि जहाँ लोगों को लगे वो बेहतर हो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर में फल खाने का वीडियो वायरल हो गया। हालांकि इस बार वो संतरे खाते नजर आए। उनके साथ पहले की तरह विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी मौजूद रहे। इससे पहले मछली खाने को लेकर भी विवाद हुआ था, लेकिन तेजस्वी ने कहा था कि उन्होंने ये मछली नवरात्र पर नहीं खाई थी। यूपी के अयोध्या में ईद के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास बाबरी मामले में मुद्दई रहे इकबाल अंसारी के घर पहुंचे और उन्हें ईद की बधाई दी। वहीं इकबाल अंसारी ने भी सत्येंद्र दास को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर इकबाल अंसारी ने श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी को फल खिलाए और उनके स्वागत में फूलों की माला पहनाई। यूपी के मथुरा में रेलवे स्टेशन पर शातिर तरीके से चोरी का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में दिख रहा है कि ये चोर वहां प्लेटफॉर्म पर सोने का नाटक करता है और फिर बगल में सो रहे कुछ यात्रियों से उनकी चीजें चुरा लेता है। इनमें फोन भी शामिल है। हालांकि अब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस के मुताबिक उसने कुछ और फोन भी चुराए थे, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। झारखंड में प्रकृति का पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सीएम चंपई सोरेन समेत कई नेता थिरकते नजर आए। वहीं सभी ने पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। सरहुल पर्व किसानों को मेहनत कर धरती से मानवता के लिए नई फसल को उगाने का संदेश भी देता है। आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों के लिए भी ये पर्व काफी अहम है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हिंदी फिल्म का एक गाना है जो कि जाना पहचाना है कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। देखिए, यूपी के 3 इंजीनियर्स के साथ उस समय यह सच हो गया जब अच्छी नौकरी का झांसा देकर कबूतरबाजों ने उन्हें मलेशिया की जगह म्यांमार पहुंचा दिया। लेकिन म्यांमार पहुंचते ही उन्हें बंधक बना लिया गया। उनके साथ मारपीट की जाने लगी और साइबर ठगी करने के लिए उनसे 15 से 17 घंटे तक काम लिया जा रहा था। और जब वो इससे इनकार करते थे तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जा रहा था। आपको बता दें कि बंधक बनाए गए 2 युवकों ने एक वीडियो भेजकर परिवार और सरकार से वापस लाने की गुहार लगाई है। लिहाजा ऐसे कबूतरबाजों के झांसे में आने से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। असल में जब मैं यहाँ म्यांमार लैंड किया दिल्ली से, तो यहाँ की इनकी आर्मी मुझे उठाई 3-4 बंदों के साथ और बंदूक तानते हुए ये मुझे यहाँ पे लेके आई। और यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है और उनसे स्कैमिंग कराई जाती है। अगर वो अपना डेली का डेटा टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। म्यांमार से बंधक बने ये युवक मलेशिया में नौकरी के नाम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गए। म्यांमार में इन तीनों युवकों को बंधक बना लिया गया है, जहां इनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। म्यांमार में बनाए गए बंधक युवकों अजय कुमार, सागर चौहान और राहुल उर्फ आरुष गौतम ने ये वीडियो खुद शेयर किया है। सुनिए उनकी आप बीती उन्हीं की जुबानी। आप ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा बुरा हाल बनाए हुए हैं, तो चाहे वो इंडियन एम्बेसी हो और चाहे वो यंगून की एम्बेसी हो म्यांमार। हो सकता है मेरे घर वाले पहुंचे आज या कल में,
तो आप जितनी पॉसिबल हो कोशिश करिए मुझे यहाँ से निकलवाने की। साइबर स्लेवरी के शिकंजे में फंस चुके अजय इतने निराश हैं कि उन्हें उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही। मुझे पता है कि ये एम्बेसी वगैरह ना इतनी जल्दी यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं, और आप मैं क्या ही बताऊं, बस बताने को यही है कि वर्स्ट कंडीशन एकदम सबसे बुरी वाली। इतना ही नहीं, इनसे 15 से 17 घंटे काम लिया जा रहा है और जबरन साइबर ठगी के धंधे में धकेल दिया गया है। काम के यहाँ पे 15, 16, 17 घंटे तक की काम करवाएंगे, और बाकी मैंने बता रखा हुआ है कि काम में क्या करवाते हैं, स्कैमिंग करवाते हैं, दूसरे देशों के लोगों को मतलब फ्रॉड करना, ये सारी चीजें। तो इस बात को आप थोड़ा सीरियस लीजिएगा, चाहे वो एम्बेसी में वीडियो दिखाई जाए इंडियन, और चाहे यंगॉन में, तो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलवाएं। और जब ये इनकार करते हैं तो इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बेहद डरे हुए हैं। मेरा दोस्त, मैं और पंकज, बस 2 ही हैं, बाकी आप देख सकते हैं कमरे में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे दोस्त को उठा ले गए हैं और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं और मार पीट रहे हैं। मैं उसके सामने गया था, वो पड़ा हुआ था मेरे सामने ही, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चाइनीज उसको मार रहे हैं, लेकिन अगर मैं कुछ बोलूं तो मुझे भी मारेंगे। इनमें से 2 दोस्तों ने एक वीडियो भेजकर परिवार और सरकार से वापस लाने की गुहार लगाई है। पीड़ितों में 2 लखनऊ और 1 युवक बाराबंकी का रहने वाला है। म्यांमार से वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री से वहां की कैद से छुड़ाने की गुहार लगाई है। इंडियन गवर्नमेंट से बस यही उम्मीद है कि निकाले जाए, वरना पता नहीं कितने दिन जिंदा हूँ मैं, इस बात का कोई आइडिया नहीं है। मलेशिया में नौकरी का झांसा देकर इन युवकों को लखनऊ से हैदराबाद, दिल्ली, थाईलैंड और बैंकॉक होते हुए म्यांमार पहुंचाया गया। दरअसल यूपी के बाराबंकी जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के अमरनाथ ने नौकरी के लिए विदेश गए बेटे को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। अजय की मां ने बताया कि उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ नौकरी के लिए 26 मार्च 2024 को मलेशिया गया था, लेकिन वहां न पहुंचकर उसे म्यांमार पहुंचा दिया गया। बताया जा रहा है कि ये कंपनी चीन की है। 26 तारीख को गया था, 8 बजे उनका फ्लाइट था और 3 लोग गए हैं, सागर चौहान और राहुल आरुष गौतम, मतलब राहुल उर्फ आरुष गौतम। वो मलेशिया के लिए गए हैं, मलेशिया के लिए गए हैं। और मलेशिया जब यहाँ से फ्लाइट से गए हैं, बीच में पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, और म्यांमार में पहुँचे। वहाँ से फिर 2 दिन हम लोगों से बात हुई है, उसके बाद उन लोगों का फोन जमा कर लिया गया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर फ्रॉड की ज्यादातर घटनाएं म्यांमार, कंबोडिया, दुबई और चीन से हो रही हैं। साइबर फ्रॉड की रोजाना करीब 5000 शिकायतें दर्ज हो रही हैं। 2021 और 2022 में ऐसी कंप्लेंट का ग्रोथ 113% था। अब ये घटकर 2022-23 में 69% हो गया। कंबोडिया में बहुत ज्यादा, क्योंकि सशक्त साइबर लॉ, साइबर क्राइम के कानून नहीं है, इसलिए वहां पर साइबर क्राइम सडनली बहुत बड़ा छलांग लगा रहा है। नए नए प्रकार के साइबर क्राइम अवतरित हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्योंकि वहां पर कानूनी प्रकरण बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है, इसलिए वहां पर आप कहीं ना कहीं साइबर स्लेवरी को भी पनपने में अपनी मदद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो गया तो वो कहां और कैसे शिकायत कर सकता है। साइबर फ्रॉड की शिकायत करने के लिए 1930 को हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। इस नंबर पर 45 से 50 हजार कॉल हर रोज आते हैं। सिर्फ दिसंबर के महीने में 1930 हेल्पलाइन नंबर पर 12 लाख से ज्यादा कॉल रिसीव की गई। 2023 में 129 शिकायत प्रति 1 लाख आबादी में रजिस्टर की गई। हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना और गोवा में सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। इस समय देश भर में 99.9% पुलिस स्टेशन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स से जुड़े हुए हैं। इनमें 100% डायरेक्ट FIR रजिस्टर कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कबूतरबाज भोले भाले युवकों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर उन्हें विदेश ले जाते हैं और वहां उन्हें ऐसे दलदल में झोंक दिया जाता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता।
लिहाजा ऐसे कबूतरबाजों और साइबर क्रिमिनल्स से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा, गुड न्यूज टुडे। रोहन गुप्ता बीजेपी में हुए शामिल। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड और राजस्थान में चुनावी जनसभाएं की। पीएम पहले दोपहर करीब 12 बजे ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। साथ ही प्रधानमंत्री वहां मंच पर डमरू भी बजाते नजर आए। वहीं इसके बाद उन्होंने दोपहर करीब 3:30 बजे करौली में एक रैली की। इस दौरान पीएम ने कुछ विरोधी पार्टियों पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पूर्व कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर रोहन ने कहा कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए कांग्रेस का साथ छोड़ा। साथ ही रोहन ने कांग्रेस में उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया। रोहन गुप्ता को कांग्रेस से गुजरात के अहमदाबाद पर सीट से टिकट दिया गया था, लेकिन फिर उन्होंने टिकट लौटा दिया था। वो कांग्रेस की IT सेल और सोशल मीडिया प्रमुख के अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे थे। सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में अब BRS नेता के कविता को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सीबीआई उन्हें रिमांड पर शुक्रवार को लेगी। तेलंगाना के पूर्व CM के चंद्रशेखर की बेटी के कविता भी ED की न्यायिक हिरासत में है और तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दायर करके कविता को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में एक चुनावी रैली की। इस दौरान राहुल ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया। साथ ही MSP को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा। यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है। खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ओडिशा में पुलिस वालों को अपने टैटू हटाने होंगे। इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए। इसके तहत 15 दिनों में पुलिसकर्मियों को ऐसे टैटू हटाने होंगे जो यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी दिखाई दे रहे हों। मसलन गर्दन और हाथों में टैटू नहीं चलेंगे। पुलिस विभाग में अनुशासन की वजह से ये फैसला लिया गया। दलील दी गई कि इस तरह के टैटू पुलिस की छवि पर असर डालते हैं। पुलिस का यूनिफॉर्म के साथ टैटू बहुत अशोभनीय बात है। पुलिस का जो स्मार्टनेस को है वो हम पर करता है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ पुलिसकर्मी वहां पुजारी के वेश में नजर आए। इस दौरान उन्होंने गेरुआ वेशभूषा पहनी हुई थी। साथ ही गले में रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड लगाया हुआ था। दरअसल कुछ श्रद्धालुओं ने मंदिर में दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था। ऐसे में पुलिस कमिश्नरेट ने ये योजना बनाई। इसके तहत नो टच पॉलिसी लागू की जा रही है। वैसे अमूमन VIP मूवमेंट के समय श्रद्धालुओं को पुलिसकर्मी हटाने लगते हैं, जिससे उनको धक्का लगता है और वो नकारात्मक सोच लेकर मंदिर से जाते हैं। इसी से बचने के लिए अब VIP मूवमेंट के वक्त रस्सी से घेरा भी बनाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को धक्का न लगे। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान में बीजेपी नेता दिलीप घोष का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो TMC के झंडे लगे मंच पर नजर आए। दरअसल ये मौका ईद का था। इस दौरान उन्होंने मंच से भाषण भी दिया। दिलीप घोष ने कहा कि ईद के इस कार्यक्रम में मुस्लिम भाई थे। वहां चुनाव प्रचार में जाते समय उन्हें भी बुलाया गया तो वो मंच पर गए और शरबत भी पिया। दिलीप घोष इस बार बर्दवान दुर्गापुर से BJP उम्मीदवार हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कल केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं आज केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बर्खास्त कर दिया और अब केजरीवाल की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही बची हुई है। केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर पहुंचे थे, लेकिन अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। वहीं बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर हमले कर रही है। शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद CM अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लेते हुए केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया।
सतर्कता विभाग ने विभव की बर्खास्तगी के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को कारण बताया है। ये मामला 2007 का है, जब यूपी के नोएडा सेक्टर 6 में विभव कुमार पर एक सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और शिकायतकर्ता को धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। 17 साल पुराना ये मामला अभी तक अदालत में चल रहा है। ये एक आवश्यक कदम था क्योंकि विभव स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में है और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। आज जब मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर है, तब पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने की, अपराधों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी और ईडी विभव कुमार से भी पूछताछ कर रही है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये कदम एक सकारात्मक कदम है। यानी पिछले 2 दिनों में केजरीवाल को 5 बड़े झटके लगे हैं। हालांकि आपका कहना है कि वो चुनौतियों से निपटेंगे और जल्द ही केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया, तो उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी, बल्कि आम चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए जल्द रिहाई की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। लेकिन इन तमाम मुश्किलों में सबसे बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए तब खड़ी हुई जब केजरीवाल कैबिनेट के मंत्री राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल के मंत्री के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर हो गई। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। कितनी शर्मनाक बात है कि लोगों के साथ कितना बड़ा झूठ बोला और फिर पैसों का खेल, शराब का खेल, पानी में भी लूटा, शराब में भी लूटा, शीश महल बनाकर भी लूटा, जनता को झूठे वायदे करके भी लूटा। ये कैसी राजनीति है? ये लूट खसोट की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी को ले डूबी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राजकुमार आनंद ने ईडी के दबाव में आकर इस्तीफा दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में पार्टी के साथ आए राजकुमार आनंद ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए। ईडी पकड़ के ले जाएगी, तिहाड़ में सालों सड़ाया जाएगा, ये सुन के वो डर गए। हर आदमी संजय सिंह नहीं है, मुझे लगता है कि वो डर गए। कई बार पार्टी कुलीग्स से ये बात कह रहे थे। मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सबको समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था वो पड़ा था सिर्फ मनी ट्रेल ढूंढने के लिए, शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। राजकुमार ने न केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। राजकुमार आनंद का कहना है कि पार्टी की भ्रष्टाचार को लेकर जो नीति है उससे वो सहमत नहीं है, इसलिए इस्तीफा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि राजकुमार ईडी एक्शन की वजह से दबाव में थे। एक दलित समाज से आने वाले एक चुने हुए विधायक, एक दिल्ली के मंत्री को डराया जा रहा है। आप सोचिए आम लोगों की क्या हालत होगी इस देश के अंदर जब ये चुनाव जीत जाएंगे अगर, तो ये क्या करेंगे इस देश का हाल। थोड़ी राजनीतिक बात भी करूंगा। पटेल नगर एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये बात राजकुमार आनंद जानते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, बुरी तरह से हारेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे। कल भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा दलित, उन्होंने कहा बेचारा, उन्होंने कहा कमजोर। क्या दलित कमजोर होते हैं क्या? सारे दलित कमजोर हैं, सारे दलित बेचारा हैं। गलत बात है उनकी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार अगर किसी के दम पे बनी हुई है तो वो दलितों के दम पे बनी हुई है। ऐसे में जब राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो आशंका जताई जाने लगी कि क्या शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में फंसे केजरीवाल को देखकर उनकी पार्टी के लोग किनारा करने लगे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके बीजेपी पार्टी तोड़ने और दिल्ली पंजाब की सरकारें गिराने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं
धन बाजार। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। इससे पहले एडीबी ने अपना अनुमान 6.7% रखा था। एलन मस्क ने अपने भारत दौरे की पुष्टि कर दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने भारत में पीएम मोदी से मुलाकात की उत्सुकता जताई। खबरें हैं कि मस्क 22 से 27 अप्रैल के बीच भारत आ सकते हैं। उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। माना जा रहा है कि मस्क इस दौरान भारत में टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऐलान कर सकते हैं। कार बनाने वाली साउथ कोरियन कंपनी हुंडई ने अपने ग्राहकों को खास तोहफा दिया है। कंपनी ने अपनी मशहूर हैचबैक कार ग्रैंड i10 नियोस का नया कॉर्पोरेट वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 7 लाख रुपए है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। गर्मी बढ़ने लगी है। अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। गुजरात के कई हिस्सों में भी तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। ऐसे में वहां गर्मी से राहत के इंतजाम शुरू हो गए हैं। अहमदाबाद में नगर निगम ने सड़कों पर यात्रियों को तेज गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल पर पानी के फुहारों वाले स्प्रिंकलर्स लगा दिए हैं, ताकि रेड सिग्नल होने पर वहां खड़े होने वाले यात्रियों को ठंडक मिले। ये चुभती जलती गर्मी का इलाज है। मौसम के बदले मिजाज का तो कुछ किया नहीं जा सकता, लिहाजा उससे बचाव के तरीकों पर ही काम कर सकते हैं। और अप्रैल के महीने में ही मई जून वाली गर्मी का एहसास होने लगे तो बचाव के तरीके तो ढूंढने ही पड़ेंगे। गुजरात में ये कोशिश शुरू भी हो गई है। अहमदाबाद के मणिनगर में ट्रैफिक सिग्नल पर पानी की फुहार छोड़ने वाले स्प्रिंकलर्स लगा दिए गए हैं, ताकि रेड सिग्नल होने पर जब लोग यहाँ रुकें तो उन पर पानी की फुहारें बरसें और चुभती जलती गर्मी में भी उन्हें कुछ पल के लिए ही सही थोड़ी ठंडक मिले। अहमदाबाद में बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत अहमदाबाद के मणिनगर के पुष्पकुंज चौराहे पर स्प्रिंकलर लगाया गया है। आप दृश्य में भी देख सकते हैं, जब ट्रैफिक सिग्नल बंद रहता है तब जो भी कोई ट्रैफिक सिग्नल के नीचे की तरफ खड़े रहने के लिए मजबूर रहते हैं, उन लोगों के लिए ये स्प्रिंकलर पानी का छिड़काव करता है। इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से आने वाले दिनों में अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो और भी जगहों पर इसी प्रकार के स्प्रिंकलर लगाने का नगर निगम के द्वारा आयोजन किया जाएगा। दरअसल राजकोट, सुरेंद्रनगर, भुज, गांधीनगर और अहमदाबाद समेत गुजरात के कई शहरों में पारा इन दिनों 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। अहमदाबाद में तो लगातार 3 दिनों से पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में गर्मी से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की शिकायतों की तादाद भी बढ़ने लगी है। फिलहाल सूरज देवता के तेवर कम होने के भी आसार नहीं है। मौसम विभाग ने गर्मी के बढ़ते पारे को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है वो 41.5 डिग्री सेल्सियस और अहमदाबाद के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट दिया गया है वो 40 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट दिया गया। अहमदाबाद में अभी ड्राई वेदर ही रहेगा और क्लाउडी कंडीशन बनी रहेगी। बारिश होने का मतलब ऐसा पूर्वानुमान नहीं है। ऐसे में नगर निगम की ये पहल लोगों को खूब पसंद आ रही है। ट्रैफिक सिग्नल पर तेज धूप में पानी की फुहारें तन के साथ साथ मन को भी भिगो रही है। हालांकि अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट यानी प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया है, लेकिन अगर ये सफल रहता है तो इसे राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी शुरू किया जाएगा। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी खतरनाक कुत्तों की, जिसको लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खतरनाक कुत्तों की 23 नस्लों पर लगाए प्रतिबंध को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने इंसानों के लिए खतरनाक साबित होने वाले कुत्तों की 23 नस्लों पर बैन लगाने वाले केंद्र सरकार के सर्कुलर को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह के सर्कुलर जारी करने से पहले सरकार को पालतू जानवरों के मालिकों और संबंधित संगठनों से राय लेनी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ये पालतू जानवर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए उनके मालिक जिम्मेदार हैं। दरअसल केंद्र सरकार के पशुपालन मंत्रालय ने 13 मार्च को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के तहत पिटबुल, टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटिनो जैसे 23 खतरनाक नस्ल के कुत्तों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाने को कहा गया था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस सर्कुलर को रद्द करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार संबंधित संस्थानों
और पालतू जानवरों के मालिकों से उचित परामर्श और प्रक्रिया का पालन करके एक नया सर्कुलर जारी कर सकती है। दरअसल देश भर से आए दिन कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। कुत्तों के ज्यादातर शिकार मासूम, बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने खतरनाक कुत्तों पर बैन लगाने का फैसला लिया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। क्या ये याचिका खारिज होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? सबसे पहली याचिका खारिज होना चाहिए था, क्योंकि बिकॉज ऑफ उस पर तो कोई कानून नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं की है, चाहे डॉग लवर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हो, तो किसी के साथ इनका कोई डिस्कशन नहीं हुई, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हुई, तो डेफिनेटली ये खारिज होना चाहिए था और ये खारिज होना बहुत जरूरी भी था। ऐसा है, डॉग्स जो हैं दे आर वेरी रिएक्टिव बाय नेचर, तो आप उनके साथ कुछ गलत करोगे तो इट्स ओनली इन देयर डिफेंस दैट दे रिटेलिएट। जो उनके साथ अगर आप, क्या होता है कई बार कुत्ता सो रहा है उसको जाके आप लात मार दोगे तो वो एकदम चौंक के उठेगा, तो वो अपने डिफेंस में कुछ तो रिएक्ट करेगा। पिटबुल के लिए ना जो 23 ब्रीड डॉग्स को फेरोशियस बोला गया है, पिटबुल जो है अगर आप स्टडी करेंगे दैट इज अ फैमिली डॉग। आप उसको जैसे रखेंगे वो वैसे ही बनता है और आपके फैमिली में रहेगा तो उसका नेचर भी वैसे ही होता है। ट्रेनिंग दे, हाँ बांध के रखेंगे आप उसको मारेंगे तो फेरोशियस होगा। एंड फिर वो जो बताए इन लोगों ने, जो ब्रीडर्स हैं, ब्रीडर्स अब यही काम कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे जो गवर्नमेंट ने, जो कर्नाटका गवर्नमेंट, ये हाईकोर्ट ने या हमारी गवर्नमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जाए ब्रीडर्स के लिए कि ब्रीडर्स अगर ये डॉग्स ना पप्पी फार्मिंग करें या जो एक फैक्ट्री लगा रखी है, उससे इनका जो एग्रेशन है वो भी कम होगा और जो इनके साथ क्रुएल्टी होती है वो भी कम होगी। एक संस्था थी पूरे देश में, उसका नाम था नगर निगम, और वो नगर निगम का यही काम था कि ऐसे सारे डॉग्स को आप उठाएं, उनको जो स्टेरलाइज करें, उनको वैक्सीनेशन दें, इवन वो लोग उसके फूड का भी ध्यान रखते थे। ये वाला प्रोग्राम 80 में आते आते पूरे इंडिया से वाइप आउट हो गया है, इसीलिए अब ऐसे कुछ एनजीओ बने हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। तो समस्या ये है कि इसका कोई निदान नहीं है। तो घर वाले का आप देखिए पूरा प्रोग्राम है, वो उसको स्टेरलाइज कराते हैं, उसका वैक्सीनेशन कराते हैं, सारी चीजें कराते हैं, लेकिन उसमें भी एक एंड है। जब उनको पता लगता है कि इसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है तो वो उसको रोड पे छोड़ देते हैं। तो पालतू डॉग का भी कोई फ्यूचर है नहीं इंडिया में, प्रॉब्लम होती है वो उसको बाहर छोड़ देते हैं। एप्पल ने जारी किया बड़ा अलर्ट। टेक्नोलॉजी से देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।